नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह हिंदी की कविता जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई आंसू कविता की श्रृंखला के साथ सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आंसू कविता आपको शीर्षक से पता है कि इस शीर्षक से हमें ज्ञात होता है कि यह एक वीर काव्य है। जयशंकर प्रसाद सायावादी कवि है। प्रसाद जी जो ये चित्र में आपको दिख रहे हैं, ये जयशंकर प्रसाद है, सायावादी कवि है। सायावादी काव्यधारा आधुनिक काल में 1918 से 1936 ईस्वी तक की काव्यधारा को सायावादी काव्यधारा कहते हैं। सायावादी काव्यधारा के अंतर्गत 4 कवि आते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद प्रमुख है। जयशंकर प्रसाद के पश्चात सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इन चारों कवियों को मिलाकर सायावादी काव्यधारा का उद्भव होता है। इन्हें सायावादी काव्यधारा का 4 स्तंभ कह सकते हो आप। जयशंकर प्रसाद को सायावाद का बर्मा कहा जाता है। पहले अपन प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी को सायावाद का क्या कहा जाता है? इन्हें सायावाद का बर्मा कहा जाता है। सायावाद का बर्मा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है सन 1889 ईस्वी में, जन्म 1889 ईस्वी में काशी और बनारस एक की बात है। जन्म 1889 में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ। काशी के सुगनी साहू परिवार में जन्म। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, पिता देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी और गुरु का नाम मोहिनी लाल था। गुरु मोहिनी लाल। प्रसाद जी का बाल्य नाम कलाधर या झारखंडी था। इनका बाल्य नाम कलाधर व झारखंडी था। जयशंकर प्रसाद जी को सायावाद का बर्मा कहा जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं, प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, उर्वशी गीति काव्य है, 1909 में लिखा गया। उर्वशी के बाद में शौकोच्छ्वास, वब्रुवान, कानन कुसुम, ये खड़ी बोली में लिखा गया उनका काव्य है कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद जी का कानन कुसुम काव्य एक पहला काव्य रचना है जिनकी खड़ी बोली में की गई रचना इनकी। कानन कुसुम के बाद में कानन कुसुम, प्रेम पथिक, अयोध्या का उदार, महाराणा का महत्व,
जरना जरना 1918 में लिखा गया। इसे सायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। जरना सायावाद की क्या है? प्रयोगशाला है। लहर 1933 में लिखा गया काव्य है लहर। और लहर के बाद आंसू काव्य संग्रह को 1925 में लिखा गया। जो अभी ये कविता पढ़ रहे हैं 1925 में लिखी गई कविता है आंसू काव्य। और आंसू के बाद कामायनी 1935 में लिखा गया एक महाकाव्य, सायावाद का महाकाव्य। कामायनी को सायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी को सायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा कहा गया। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को सायावाद का क्या कहा है? उपनिषद कहा है। सायावाद के अंतर्गत 15 सर्ग है। सायावाद में कुल सर्गों की संख्या है 15 सर्ग है। और 15 सर्ग सायावाद के 15 सर्ग इस प्रकार है। छिया श्रद्धा काम वाला कई इस निंद्रा नंद। छिया श्रद्धा काम वाला कई इस निंद्रानंद सायावाद के 15 स्वर्ग है। यानी आप एक सूत्र के माध्यम से इसे याद कर सकते हो। सूत्र है छिया श्रद्धा काम वाला कई इस निंद्रानंद। इस तरह से कामायनी के 15 स्वर्ग तैयार होते हैं, जिसमें पहला है चिंता, दूसरा आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो कामायनी महाकाव्य में 15 स्वर्ग है। बात अभी पढ़ रहे आंसू कविता। आंसू कविता शीर्षक से हमें ज्ञात होता है कि यह एक वीर काव्य होना चाहिए, क्योंकि नाम भी इसका क्या रखा है? आंसू। और आंसू में कवि के सौहार्द की वीरानुभूति की अभिव्यक्ति प्रकट हुई है। ये अपने प्रिया को याद करते हुए, अपनी पत्नी को याद करते हुए, उनके वीर में, उनकी याद में जो लिखा गया काव्य है वीर काव्य। आंसू किस प्रकार का काव्य है? 1925 में से लिखा गया है। आंसू काव्य को 1925 में लिखा गया है। और ये क्या है? एक तरह का वीर काव्य है। वीर काव्य है। इसमें इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। कुल इसमें 190 छंद है, 190 संध है। और वीर काव्य है। इसमें कवि ने अपने हृदय की वीरानुभूति की अभिव्यक्ति प्रकट की है। अपने हृदय के भावों की वीरानुभूति को अभिव्यक्त किया है। हृदय के भावों की वीरानुभूति की अभिव्यक्ति। वीरानुभूति की क्या है? अभिव्यक्ति है। आंसू अब काव्य को हिंदी का, इसे मेघदूत भी कहा गया है। हिंदी का क्या है? ये मेघदूत। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। यानी आंसू में अपनी पत्नी को याद करते हुए जिससे वीर वेदना के भाव की अभिव्यक्ति हुई है, वही कविता है। तो आंसू कविता की श्रृंखला के साथ आज इस आंसू कविता का रसास्वादन करेंगे। आंसू के बाद में
दो कविता प्रसाद जी की है, ले चल व बुलावा देकर। इसमें जगन्नाथपुरी की यात्रा का चित्रण है। और अरुण ये मधुमेह देश कॉर्नेलिया के द्वारा, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है कॉर्नेलिया। तो आशु कविता इससे कुछ जो ये पद दे रखे हैं, इस कविता का भावार्थ पहले पढ़ चुके हैं अपन। चलिए उससे आगे, जंजा जंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार शांत और निर्मल आकाश में, कवि कह रहा है शांत और निर्मल आकाश में, यानी सघन बादलों ने, नीरद यानी बादल के लिए नीरद, नीरद बादल, तो निर्मल और शांत आसमान में बादलों की जो सघन बादलों की जो माला है, बादल घने सघन बादल छाए हुए हैं, और उस घने बादलों में बिजली, बिजली की रोशनी से पूरा आसमान चकाचौंध हो गया है। और ऐसे समय में कवि के सो हृदय रूपी आसमान में, तो पाकरी शून्य हृदय में, यानी कवि के हृदय में जब अपनी प्रियतम की जो याद आती है, और प्रियतम की याद से, उसकी स्मृतियों से, हलचल से उसका हृदय भर जाता है, और प्रिय की याद है वह इस तरह से आती है जिस तरह से बादलों की गर्जना करने की बात ही उसके सहृदय में प्रियतम की याद आने से उसके हृदय में हलचल से मचने लग जाती है। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे, इस मिथ्या जग के थे केवल जीवन संगे, कल्याण कलित इस मग के, मग यानी रास्ता, मग किसके लिए आया है, मग का अर्थ है रास्ता, कल्याण कलित, कलित यानी युक्त, कल्याण से युक्त। तो तुम सत्य रहे चिर सुंदर, चिर यानी हमेशा, हमेशा सुंदर। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी अपनी प्रियतम को याद करते हुए कह रहे हैं कि तुम हमेशा क्या है, वह सुंदर है। जो अपनी पत्नी की याद आती ही तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरी इस मिथ्या जग में, यानी सत असत जगत में, यानी प्रियतम के जाने के बाद उसके जीवन की सत्यता को याद करते हुए कह रहे कि वे केवल जीवन संगिनी, इस कल्याण युक्त रास्ते का एक मार्ग है, उसकी सहचरिणी ही, उनकी पत्नी ही इस जीवन के कल्याण करने का, जीवन को, यानी कि जीवन में उनकी एक सहचरी है जो जीवन को क्या कर सकती है, वह एक कल्याण जीवन का उद्धार कर सकती है। तो वो अपनी प्रिया को याद करते हुए कह रहे कि वह एक सहचरिणी, संगिनी यानी सहचरिणी है जो जीवन के इस रास्ते को, वह कल्याण रूपी कल्याण युक्त इस रास्ते को, जीवन, मेरे जीवन के रास्ते को वह कल्याण कर सकती है। गौरव था नीचे आया प्रीतम, मिलने को मेरे, मैं इटला उठा अकिंचन, देखते जियो स्वप्न सवेरे। गौरव था, कवि कह रहा है कि यहाँ पे जो मेरे लिए बड़ी गौरव की बात थी कि वह अपने प्रियतम को याद करते हुए करिए कि मेरी जो प्रियतम है वह क्या है कि स्वयं मुझे मिलने के लिए, यानी आसन से नीचे उतर के वह स्वयं मुझे आज मिलने के लिए आई है। कहने का मतलब अपने जो अभिमान को छोड़कर स्वयं कवि के हृदय में प्रियतम की याद आ रही है, तो वह प्रियतम उन्हें मिलने आ रही है। और जब कवि को ये पता चलता है तो कवि वह उठला जाता है, अकिंचन सा हो जाता है, अभागा सा हो जाता है, देखिए यो स्वप्न सवेरे। और इस तरह से इटला कर अकिंचन अभागा होकर उठता है जिस तरह से सवेरे के समय में मधुर सपनों की जो एक सपने चलते हैं, मधुर सपनों की बात है, वह एकदम इटलाकर अभागा सा होकर उठ जाता है। मधुर आंखें मुस्काती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी सनम को। मधुर आंखें
यानी जिस तरह से पूर्णिमा के चांद की रात की बात कर रहे हैं, वे कह रहा है कि बसंत ऋतु के पूर्णिमा की जो रात है मधुरा का, बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात, मधुरा का क्या कह सकते हो, बसंत ऋतु के, बसंत ऋतु के पूर्णिमा की रात, बसंत ऋतु के पूर्णिमा की रात। तो मधुरा का ने अपने प्रियतम की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए कह रहा है कभी कि मधुरा का मुस्काती थी, यानी बसंत जब उनका प्रिय पहली बार मिलन हुआ था तो बसंत ऋतु की पूर्णिमा की तरह वह मधुरा का मुस्काती थी। जब पहले देखा, जब पहली बार कवि ने अपने प्रियतम के प्रथम मिलन के दिनों को स्मरण करते हुए कह रहा है कि उनका प्रथम मिलन इस तरह से था जैसे कोई बसंत ऋतु की पूर्णिमा है, वह बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात की भांति वह मुस्कुराती हुई पहले उन्हें पहली बार जब उनका मिलन हुआ तो परिचित से जाने कब कि तुम लगे उसी सनम को, वह ऐसे लग रहे जैसे चिरकाल से लंबे समय से वह उससे परिचित थे, उसकी तरह वह उनका प्रथम मिलन के दिनों को याद करते हुए कवि बता रहा है। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। परिचय राका जिस तरह से बसंत ऋतु की पूर्णिमा यानी बसंत ऋतु के पूर्णिमा की भांति कवि अपने पूर्णिमा की रात की भांति प्रथम दिनों मिलन के दिनों को याद करते हुए कह रहा है कि परिचय राका जल निधि को जैसे होता है हिमकर से, यानी उनका मिलन इस तरह से था जिस तरह से चंद्रमा है वह चंद्रमा का प्रकाश यानी उसकी आभा की भांति वह ऐसे प्रतीत उनका मिलन हुआ कि जैसे चंद्रमा के समान बसंत ऋतु की रात के चंद्रमा के समान प्रकाश में आभा की भांति वह जल निधि का जैसे होता है हिमकर से, हिमकर यानी चंद्रमा, यानी वह चंद्रमा की भांति एक प्रकाशित होती हुई ऊपर से किरण आती, जैसे कोई किरण आती हुई है जो अंधकार को नष्ट करके, जो ऐसे लग रहा है कि वह किरण ऐसे आ रही है जिस तरह से वह क्या है गले से उनकी लहर यानी समुद्र की जो लहरें है नीली लहरें वह गले से कंठ यानी गले लगाते हुए प्रतीत हो रही है, उसी भांति चंद्रमा की पूर्णिमा की रात की भांति वह एक प्रकाशमय की भांति उनका प्रथम मिलन को बताया है। मैं अपलक इन नैनों से निरखा करता उस सभी को, किसकी सभी को, प्रिया की, अपने प्रियतम की सभी को अपलक भाव से यानी कि बिना पलक झपकाए एक ही टकटकी लगाकर वह अपलक भाव से नैनों से वह निरखना यानी देखना, उससे देखता था प्रीतम की सभी को। प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि की, तो उसकी प्रतिभा यानी उसकी प्रतिभा को देखकर उसकी छवि को देखकर कवि को अपने प्रियतम की याद आती है, उसकी सुकवि अपनी उसको देखकर प्रिय की छवि को देखकर जीवन है उसका बड़ा ही आनंदित हो जाता है। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, जब उसके प्रियतम उसके जीवन में आ रही थी कवि के तो उनका जीवन ऐसे था जैसे पतझड़ यानी प्रिया के आने से पहले प्रसाद जी का जो जीवन है एक पतझड़ की भांति था जो झाड़ खड़े थे यानी सूखे हुए उपवन की भांति, सूखे से फुलवारी में, फुलवारी यानी उपवन, तो उसका जीवन जब उसके प्रिया उनके जीवन में आनी थी तो उससे पहले उनका जीवन एक पतझड़ की भांति क्या था, सरस नहीं नीरस था, एक यानी नीरस फुलवारी की तरह था। किस लय नव कुसुम, लेकिन प्रिया के आने के पश्चात किस लय कह सकते हो, पल्लव, पल्लव नव कुसुम यानी पुष्प, तो जैसे प्रियतम के जीवन में आने से उसके जीवन में इस तरह से खुशियां हो गई कि जीवन रूपी जो जीवन है वो इस तरह से हरा भरा एक क्यारी की भांति हो गया कि किस लय नव कुसुम दिशा कर, प्रिया के आने के पश्चात उसकी जो जीवन की जो फुलवारी थी वह इस तरह से नीरस से सरस हो गई जैसे आए तुम इस क्यारी में, वह जीवन की जो क्यारी है कवि की वह हरी भरी हो गई। ससे मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कोतुल से तुम आई, यानी गोधूली यानी संध्या की वेला कह सकते हो,
संध्या वेला कौतूहल यानी संपर्क के लिए। तो यानी कवि कह रहा है कि वह शशि मुख पर घूंघट, यानी उसका पहले जो जीवन है कवि का वो एक अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन प्रीतम के आने के पश्चात वह एक दीप, यानी पहले वह अंधकार में दीप के छिपा हुए था। शशि के मुख का, चंद्रमा का मुख एक घूंघट में छिपा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि वह एक अंधकार में नीरस था उनका जीवन, लेकिन जीवन के गोदोली में कौतूहल से तुम आए। जैसे ही आप मेरे जीवन में आए तो जीवन क्या हो गया, मेरा एक प्रकाशवान हो गया। गंध में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली और पुतली में श्याम झलक सी। गंध में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक, यानी जैसे ही अपनी प्रियतम की याद आती है तो उस समय घने सघन बादलों में भी, जैसे घना अंधेरा हो जाता है बादल छाने से, तो उस समय बिजली के चमकने से, यानी उसके जीवन में प्रियतम की याद आने से उसकी आंखों में ऐसी चमक आ जाती है जैसे उसकी आंखों की पुतली के समय श्यामल से झलक प्रतीत होने लगती है। तो प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुकवि आंखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। यहाँ पे कवि कह रहा है कि उसकी प्रीतम की छवि की, उसकी सुंदरता का बखान करते हुए कह रहे हैं कि प्रतिमा में सजीवता, यानी जो मूर्ति है, मूर्ति में एक क्या होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए। वह एक शाश्वत सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो शाश्वत सौंदर्य यानी प्रीतम का जो शाश्वत सौंदर्य एक ऐसा अपरिचित है कि प्रतिमा में सजीवता से बस गई सुकवि आंखों में, यानी अपने प्रिया की जो छवि है प्रतिमा है वह इस आंखों में इस तरह से समा गई है जैसे थी एक लकीर हृदय में। जिस तरह से पत्थर के द्वारा लकीर खींची गई लकीर को नहीं मिटाया जा सकता, उसी भांति वह अपने जीवन में प्रीतम को याद करते हुए कह रहा है कि उसकी स्मृति को नहीं भुलाया जा सकता। वह एक पत्थर की लकीर के समान क्या हो गई है, एक स्थायी से हो गई है। तो एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में, जो वो क्या है, जो वो मेरे हृदय में प्रीतम की यादें इस तरह से पत्थर की लकीर की बातें बन गई है कि वह लाखों में क्या है, अपने आप में एक अविस्मरणीय है। मानव के रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। निस्सीम का मतलब असीम कह सकते हो आप। तो माना कि रूप सीमा है सुंदर तब क्षीर यौवन में, इस यौवन में क्षीर यानी हमेशा लंबी समय से, तो इस यौवन में कवि की जो प्रियतम की अपनी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि पर समा गए, यानी उसकी छवि है, अपने प्रिया की छवि इस जीवन पे हृदय में ऐसे समा गई है जैसे मेरे मन की निस्सीम गगन में, यानी वैसे असीम गगन की भांति प्रिया की छवि को वह हृदय रूपी आसमान में, गगन में वह उसकी छवि को स्मृति को याद करते हुए प्रियतम को बखान किया है। लावणीय शैल राई, यानी सुंदरता का वर्णन है। लावणीय शैल राई सा जिस पर वारी बलियारी, उस कमनीयता कला की सुषमता थी प्यारी प्यारी। यहाँ पे निराला प्रसाद जी कह रहे हैं कि अपनी प्रिया की सुंदरता की लावण्यता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उसके सुंदर मूर्ति, यानी कवि की सुंदर जो मूर्ति है वह एक प्रीतम की सुंदर जो छवि है वह ऐसी है, लावणीय शैली उसकी, जैसे वह एक सुंदरतम पर्वत की भांति, यानी पर्वत से भी सौंदर्य युक्त, पर्वत से भी कई गुना अपनी प्रीतम की सुंदरता का वर्णन किया है कि उस प्रिया की सुंदरता के आगे, यानी सौंदर्य युक्त जो पर्वत है वह भी उसके सामने क्या, वारी बलियारी, उसके सम्मुख न्योछावर जाता है। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। तो इस तरह से कवि की जो प्रियतम है, जो उसकी जो सुंदरता है, उसकी लावण्यता है, वह एक पहाड़ युक्त, सौंदर्य युक्त पहाड़ से भी कई गुना वह अधिक सुंदर है। इसीलिए सौंदर्य युक्त पर्वत भी उसकी लावण्यता के सम्मुख क्या है, वह बलियारी जाता है। और उस कमनीयता की, सुंदरता की कला ही क्या है, एक सुषमा है, अपने आप में प्यारी है, अनोखी है। नेक्स्ट, इसी आंसू कविता की श्रृंखला के साथ इसके आगे वाली कविता के भावार्थ अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।